स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। आज हम बात करेंगे किडनैपिंग एंड अबडक्शन के बारे में। ये किडनैपिंग एंड अबडक्शन के ऊपर दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने कवर किया था कि किडनैपिंग एंड अबडक्शन होता क्या है, कैसे किया जाता है, कौन करता है, किसके अगेंस्ट किया जाता है, और भी बहुत कुछ जाना था। और ये भी देखा था कि जहाँ किडनैपिंग को 3 सेक्शन में डिफाइन किया गया है, वहीं अबडक्शन को केवल 1 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। वही इसके साथ हमने ये भी जाना था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, देखो किडनैपिंग और अबडक्शन आईपीसी के चैप्टर नंबर 16 में आता है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 16 जो है ना, वो सेक्शन 299 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 377 पे ख़त्म हो जाता है। इन सेक्शंस के अंदर वो सारे ऑफेंस आते हैं जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये दूसरा पार्ट है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किडनैपिंग और अबडक्शन की पनिशमेंट्स क्या है, यानी कि अगर कोई भी पर्सन किडनैपिंग और अबडक्शन करता है उसको सज़ा क्या मिलेगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो आईपीसी के अंदर किडनैपिंग और अबडक्शन के लिए जितनी भी पनिशमेंट्स दे रखी है ना, वो सारी आईपीसी के सेक्शन 363 से सेक्शन 369 के बीच में दे रखी हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 363, जो एक जनरल वे बताता है कि अगर कोई भी पर्सन किडनैपिंग कर रहा है किसी भी पर्सन की, तो कम से कम यानी कि जनरल पनिशमेंट उसको इतनी मिलनी चाहिए। अब वो कितनी मिलनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो कह रहे कि अगर कोई भी पर्सन किडनैप करता है किसी दूसरे पर्सन का, देखो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी सेक्शन 359 के अंदर कि किडनैपिंग 2 तरीके से हो सकती है। कैसे? या तो इंडिया से बाहर ले जाए या फिर किसी पर्सन को उसके लॉफुल गार्जियनशिप से दूर कर दे। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन इन 2 तरीकों से किडनैपिंग करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी कितनी? मैक्सिमम 7 ईयर्स। यानी कि इन 2 तरीकों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करके कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का किडनैपिंग करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी, और इसके साथ वो पर्सन लायबल माना जाएगा किस चीज़ के लिए? फाइन के लिए। यानी कि उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, और फाइन कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा, और कितना करेगा वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 363A के बारे में। देखो ये आईपीसी के अंदर शुरुआत से नहीं था, इसको ऐड किया गया है 1959 में थ्रू अमेंडमेंट। ठीक है, यानी कि इसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया, और कब ऐड किया गया? 1959 में। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन किडनैपिंग करता है या मेमिंग करता है किसकी? किसी माइनर की। किस पर्पस से? इस पर्पस से कि उस बच्चे से भीख मंगवाई जा सके, तो वो पर्सन सेक्शन 363A के तहत लायबल माना जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे किडनैपिंग का मतलब क्या है वो तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। बट ये मेमिंग का मतलब क्या है? देखो मेमिंग का मतलब होता है अपंग करना। यहाँ पे अपंग किसको किया जा रहा है? माइनर को। ठीक है, अब अपंग का मतलब क्या है? अपंग का मतलब कि फिजिकली डिसेबल कर देना बच्चे को, यानी कि फॉर एग्जांपल हाथ पैर तोड़ देना या फिर बच्चे की आंखें डैमेज कर देना, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो मेमिंग का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 363A क्या कह रहा है। देखो सेक्शन 363A के अंदर टोटल 4 क्लॉजेस दे रखे हैं, जिसमें से पहला क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किडनैप करता है किसी माइनर का या फिर उस माइनर की कस्टडी ऑब्टेन करता है उसी बच्चे के लॉफुल गार्जियन से। कैसे ऑब्टेन कर रहा है? अनलॉफुल तरीके से। देखो यहाँ पे लॉफुल गार्जियन कौन है वो हमने पिछली वीडियो के सेक्शन 361 के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। ठीक है, अब किडनैपर इन कामों को किस लिए कर रहा है, मतलब बच्चे का किडनैप क्यों कर रहा है? इस पर्पस से कर रहा है कि उस बच्चे से मजदूरी करवाई जा सके या फिर उस बच्चे से भीख मंगवाई जा सके। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी बच्चे का किडनैप करता है या फिर बच्चे की कस्टडी अनलॉफुल तरीके से ऑब्टेन करता है उसी बच्चे के लॉफुल गार्जियन से, इस पर्पस के साथ कि उस बच्चे से मजदूरी करवाई जा सके या फिर भीख मंगवाई जा सके, तो वो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए पनिशेबल हो सकता है। यानी कि मैक्सिमम सज़ा किडनैपर को 10 साल की हो सकती है, और सज़ा के साथ साथ उस किडनैपर के ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। और फाइन कौन लगाएगा? कोर्ट लगाएगा, और कितना लगाएगा वो कोर्ट की मर्जी है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 363A का पहला क्लॉज है ये बात करता है किडनैपिंग के बारे में। वहीं सेक्शन 363A का दूसरा क्लॉज कहता है कि कोई भी पर्सन
अगर किसी माइनर को मेम करता है, यानी कि फिजिकली डिसेबल कर देता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का हाथ पैर तोड़ दे रहा है, ठीक है, और किस लिए कर रहा है, जिससे कि उस बच्चे से मजदूरी करवाई जा सके या फिर भीख मंगवाई जा सके, तो ऐसा पर्सन जो किसी बच्चे को फिजिकली डिसेबल कर रहा है जिससे कि उससे मजदूरी या भीख मंगवाई जा सके, तो वो पर्सन इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए पनिशेबल होगा, ठीक है। और साथ साथ उस पर्सन को फाइन भी देना पड़ेगा। फाइन कोर्ट डिसाइड करेगा और कितना डिसाइड करना है वो भी कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं सेक्शन 363A के थर्ड क्लॉज के बारे में। ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो किसी माइनर का लॉफुल गार्जियन नहीं है, ऐसे में वो पर्सन उस बच्चे से मजदूरी करवाता है या फिर भीख मंगवाता है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जो पर्सन उस माइनर से मजदूरी करवा रहा है या फिर भीख मंगवा रहा है, उसी ने उस बच्चे का किडनैपिंग किया है या फिर उसी ने उस बच्चे की कस्टडी ऑब्टेन करी है उस माइनर के लॉफुल गार्जियन से। और कैसे ऑब्टेन करी है? अनलॉफुली। किस पर्पस से? इस पर्पस से कि उस बच्चे से मजदूरी करवाई जा सके या फिर उस बच्चे से भीख मंगवाई जा सके, ठीक है। और कोर्ट ये कब तक प्रिज्यूम करेगा? कोर्ट ये तब तक प्रिज्यूम करेगा जब तक ये पर्सन कोर्ट को ये विश्वास न दिलवा दे कि मैंने इस बच्चे की किडनैपिंग नहीं करी है या फिर मैंने इस बच्चे की कस्टडी अनलॉफुल तरीके से ऑब्टेन नहीं करी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो लोग हैं, बी माइनर है और ए ने बी की किडनैपिंग कर ली है, ठीक है। अब ए बी को किसी डी नाम के व्यक्ति के पास लेकर जाता है कि इससे मजदूरी करवानी है। फॉर एग्जाम्पल डी एक कारखाने का मालिक है और ए डी को बोलता है कि ये बी है, इससे अपने कारखाने में मजदूरी करवाओ। डी मजदूरी करवा रहा है बी से। अब पुलिस ने डी को पकड़ लिया। अब यहाँ पे कोर्ट डी के अगेंस्ट यही प्रिज्यूम कर रहा है कि डी ने ही बच्चे की किडनैपिंग की है या फिर डी ने ही बी की अनलॉफुल कस्टडी ऑब्टेन करी है उसके लॉफुल गार्जियन से, ठीक। अब अगर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रहा है कि डी ने ही बी की किडनैपिंग करी है, तो फिर डी को पनिशमेंट भी सेक्शन 363A के क्लॉज नंबर 1 के तहत मिलेगी। और अगर डी को इससे बचना है तो डी को ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन देना पड़ेगा कि सर जो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं ना वो गलत है, एक्चुअली में इसकी किडनैपिंग ए ने करी है, मैंने नहीं करी है, ठीक है। देखो इसके बाद सेक्शन 363A का जो फोर्थ क्लॉज है वो दो बातें कहता है। पहला वो बेगिंग को डिफाइन करता है, दूसरा वो माइनर को डिफाइन करता है। देखो माइनर और बेगिंग ये दोनों ही बहुत ईजी हैं, आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो अब हम डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं जो है सेक्शन 364। सो सेक्शन 364 ये कहता है कि अगर ए बी को किडनैप करता है या फिर बी का अबडक्शन करता है इस इंटेंशन के साथ कि बी का वो मर्डर कर देगा, तो यहाँ पे ए सेक्शन 364 के तहत लायबल होगा। किस चीज़ के लिए? पनिशमेंट के लिए। और पनिशमेंट क्या होगी वो देखते हैं अभी हम, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटा सेक्शन 364 किस बारे में बात कर रहा है उसको देख लिया। अब सेक्शन 364 क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है कि कोई भी पर्सन मेल या फीमेल किसी दूसरे पर्सन को किडनैप करता है या फिर अबडक्ट करता है इस इंटेंशन से कि वो उस पर्सन का मर्डर कर देगा या फिर उस पर्सन की लाइफ डेंजर में डाल देगा। डेंजर कैसा? उसकी लाइफ को लेकर, यानी कि उसकी डेथ हो सकती है, ऐसे डेंजर में वो पर्सन डाल देगा विक्टिम पर्सन को, ठीक है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ए है और एक बी है, दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। अब ए जानता है बी की कमज़ोरी को कि बी को रात से डर लगता है और दूसरा शेर से डर लगता है। भाई शेर से सभी को डर लगता है, ठीक है। अब ए बी को बोलता है कि चलो जंगल घूम कर आते हैं, ठीक है। बी मना कर देता है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। ए बी को ज़बरदस्ती लेकर जाता है बी की विल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ए ने बी के अगेंस्ट किस चीज़ का यूज़ किया है? फोर्स का यूज़ किया है। तो यानी कि ए ने बी के अगेंस्ट क्या कंडक्ट कर दिया? अबडक्शन। पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया सेक्शन 364 का। अब जब ए बी को जंगल लेकर गया तो शाम तक तो बी को घुमाया ए ने, उसके बाद शाम होते ही ए गायब हो गया। अब बी अकेला फंस गया जंगल में। देखो अब यहाँ पे
ए बी को इसलिए लेके गया जंगल जिससे कि वो उसको मार सके। तो अब ए ने बी को यहाँ पे डायरेक्टली तो मारा नहीं, लेकिन बी की लाइफ ज़रूर डेंजर में डाल दी, क्योंकि शाम का टाइम है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी और बी को शेर से डर भी लगता है और जंगल कोई सेफ प्लेस तो है नहीं, वहाँ पे कोई भी वाइल्ड एनिमल बी को अटैक कर सकता है और बी की लाइफ डेंजर में आ सकती है। तो यहाँ पे ए ने बी की लाइफ डेंजर में डाल दी है, तो यहाँ पे ए ने दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दिया सेक्शन 364 का। तो अब यहाँ पे ए सेक्शन 364 के तहत लायबल माना जाएगा। ठीक है, अगर ए ऐसा कर रहा है तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? पनिशमेंट हो सकती है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर रिग्रियस इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जो मैक्सिमम हो सकती है 10 ईयर्स की। ठीक है, या तो ये होगी या तो ये होगी, चाहे जो भी हो उसके साथ फाइन तो लगेगा, और फाइन कौन लगाएगा? कोर्ट लगाएगा, और कितना वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो कितना लगाना चाहता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 364A के बारे में। देखो, ये आईपीसी के अंदर शुरुआत से नहीं था, इसको 1993 के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। ठीक है, अभी किस क्राइम के बारे में डील कर रहा है? ये कहता है किडनैपिंग फॉर रैंसम। देखो, रैंसम का यहाँ पे मतलब है फिरौती। बहुत फेमस सेक्शन है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता हो बहुत मिलेगा, और बॉलीवुड मूवीज जो क्राइम ओरिएंटेड होती है ना, वहाँ पे आपको ये वाला क्राइम होता है वो ज़रूर मिलेगा। अभी क्राइम कौन सा, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का किडनैप किया, और किडनैपिंग के बाद बी के घर वालों को बोला कि अगर बी को सही सलामत देखना चाहते हो तो मुझे 50 लाख रुपए दे दो। अब ये जो 50 लाख का डिमांड किया है ना ए ने, दिस इज कॉल्ड रैंसम। ठीक है, ये तो रैंसम का मतलब क्या होता है वो देख लिया। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 364A हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन, मेल और फीमेल, कोई भी किसी पर्सन का किडनैप या अबडक्शन करते हैं, या फिर उस पर्सन के किडनैपिंग के बाद उसको डिटेन कर लेते हैं एक जगह पे। डिटेन का मतलब कन्फाइन कर लेना, मतलब एक जगह कैद करके बंद कर देना। ठीक है, और कैद करने के बाद उसको थ्रेट करते हैं, यानी कि डराते हैं कि उसका मैं डेथ कॉज कर दूंगा या फिर उसे हर्ट पहुंचा दूंगा। ठीक है, या फिर अपने कंडक्ट से शो करते हैं कि जिसका इन्होंने किडनैप किया है उसकी ये लोग डेथ कॉज कर देंगे या फिर उसको हर्ट पहुंचा देंगे, या फिर जिस पर्सन को इन लोगों ने किडनैप किया है उसको हर्ट पहुंचाते हैं या फिर उसकी डेथ कॉज करते हैं। किस लिए? जिससे कि वो मजबूर कर सकें किन लोगों को? गवर्नमेंट को, या फिर कोई फॉरेन स्टेट, या फिर कोई इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन को ये लोग मजबूर कर सके। अब मजबूर किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि वो इन लोगों को कोई काम करने के लिए कह सके या फिर कोई काम ना करने के लिए कह सके। ठीक है, या फिर रैंसम मांग ले। रैंसम मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब ये जो इतनी पूरी बात है इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 364A क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी का किडनैपिंग किया और किडनैपिंग करने के बाद उसको डिटेन कर लिया एक जगह। ठीक है, और उसके बाद थ्रेट दिया कि अगर गवर्नमेंट ये वाला कोई एक्स बिल है उसको पास नहीं करती तो फिर मैं बी को हर्ट पहुंचा दूंगा या फिर बी को जान से मार दूंगा। अब यहाँ पे ए क्या कर रहा है? पहले ए ने क्या किया? बी की किडनैपिंग करी और किडनैपिंग करने के बाद डिटेन कर लिया। ये हो गया पहला क्राइटेरिया फुलफिल। उसके बाद ए ने मजबूर किया किसको? गवर्नमेंट को। ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल। किस लिए मजबूर किया? जिससे कि गवर्नमेंट जो बिल लाने वाली है उसको बिल न लाए। ये हो गया तीसरा क्राइटेरिया फुलफिल। ठीक है, अब मजबूर यहाँ पे ए ने गवर्नमेंट को कैसे किया? ये थ्रेट देके कि अगर तुमने ये बिल पास किया तो फिर मैं बी को हर्ट पहुंचाऊंगा या फिर डेथ कॉज कर दूंगा। ये हो गया फोर्थ क्राइटेरिया फुलफिल। तो ये जो 4 क्राइटेरिया हैं, ये चारों क्राइटेरिया ए ने फुलफिल कर दिए। तो यानी कि ए सेक्शन 364A के तहत लायबल माना जाएगा अब। ठीक है, अब देखो, अगर ए सेक्शन 364A के तहत क्राइम करता है उसको पनिशमेंट किस चीज की मिलेगी? उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिल सकती है, और इसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन तो लगाया ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि सेक्शन 364A किस बारे में बात कर रहा है, और अगर वो क्राइम कोई कमिट करता है
तो उसके लिए उस पर्सन को क्या पनिशमेंट मिलेगी वो देख लिया। ठीक है, अब कुछ केस लॉज हैं उसको एक बारी हम लोग देख लेते हैं, तो सेक्शन 364A कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो पर्सन किडनैप कर रहा है ना, वो अपनी डिमांड रख रहा है। वो डिमांड कौन सी रखेगा? या तो कोई काम करने की, या फिर कोई काम ना करने की, या फिर पैसे मांगेगा, फिरौती मांगेगा। ठीक है, अब ये जो डिमांड है ये उस पर्सन तक डिलीवर होना जरूरी है जो इन डिमांड को फुलफिल करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझे मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, ए ने बी का किडनैप किया और किडनैप करके अपने गांव में ले गया। अब बी के घर वालों ने कंप्लेंट लिखाई कि बी मिल नहीं रहा कई दिनों से। कोर्ट ने पूछताछ करी, उसमें पता चला कि ए ने बी का किडनैप कर लिया है। पुलिस ए के घर पहुंची, यानी कि जहां पे ए ने बी को कन्फाइन करके रखा हुआ है। अब पुलिस को वहां पे दो चीजें मिली, पहला तो बी मिला, दूसरा एक लेटर मिला जिसके अंदर ए ने लिखा हुआ था कि बी को अगर सही सलामत देखना चाहते हो तो मुझे 50,000 रुपए दे दो। अब कोर्ट के सामने सवाल ये आया कि क्या ए सेक्शन 364A के तहत लायबल माना जाएगा? तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ए की जो ये डिमांड थी ना 50,000 की, ये तो अभी डिलीवर ही नहीं हुई थी, और जो डिमांड कन्वे हुई नहीं तो हम कैसे माने कि वो ये डिमांड करना चाह रहा था। अब डिमांड कन्वे नहीं हुई तो यानी कि एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। अब ये वाला क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हुआ तो फिर ए सेक्शन 364A के तहत लायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के डिमांड का कन्वे होना जरूरी है। और किसके पास कन्वे होना जरूरी है? जिस पर्सन को वो डिमांड फुलफिल करनी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 364A। अब हम बात करते हैं सेक्शन 365 की। 365 कहता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग विथ इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन। कह रहा है कोई भी पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को किडनैप करता है या फिर अबडक्ट करता है इस इंटेंशन से कि ये पर्सन सीक्रेटली उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर देगा, यानी कि ए ने बी का किडनैप किया और एक जगह ले जाकर छुपा दिया जिससे कि बी कहीं बाहर ना जा पाए और कोई बी से मिल ना पाए। ठीक है, तो अगर ऐसा एक करता है तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? उसको 7 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है, और इसके साथ उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। फाइन एज यूजुअल कोर्ट लगाएगा और कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि कितना फाइन लगाना चाहता है कोर्ट। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 366 के बारे में। ये कहता है किडनैपिंग, abducting और inducing women to compel her marriage etc। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई पर्सन किडनैप करता है, अबडक्शन करता है या फिर इंड्यूस करता है, किसको? वुमेन को। किस लिए? जिससे कि वो मजबूर हो जाए किसी दूसरे पर्सन से शादी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइम किसके अगेंस्ट हो रहा है? स्पेसिफाई कर दिया, कौन? वुमेन। तो सेक्शन 366 हमसे कहता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी वुमेन का किडनैप करता है या अबडक्शन करता है, अब यहाँ पे ये वाला पर्सन इस वुमेन का किडनैपिंग या अबडक्शन कर क्यों रहा है? क्या इंटेंशन है? देखो, दो इंटेंशन है। पहली इंटेंशन ये है कि वो उस लड़की को मजबूर कर दे किसी और पर्सन से शादी करने के लिए, उसके विल के अगेंस्ट जाकर। ठीक है, या फिर ये वाला पर्सन ये जान रहा हो कि जिस वुमेन का वो किडनैप कर रहा है उसको मजबूर किया जाएगा किसी दूसरे पर्सन से शादी करने के लिए उसके विल के अगेंस्ट। ठीक है, तो पहला इंटेंशन क्लियर हो गया। अब दूसरा इंटेंशन ये है कि उसको फोर्स किया जाए या फिर सिड्यूस किया जाए इल्लीगल इंटरकोर्स के लिए। ठीक है, या फिर ये वाला जो पर्सन है वो ये जान रहा है कि जिस वुमेन का उसने किडनैप किया है या अबडक्शन किया है उसके अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर उसे सिड्यूस किया जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। ठीक है, अब अगर ये पर्सन किसी वुमेन का किडनैप या अबडक्शन इन दोनों में से किसी इंटेंशन के तहत करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और कितनी पनिशमेंट मिलेगी? अप टू 10 ईयर्स, और उसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा कोर्ट द्वारा। और कितना? वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 366A के बारे में। देखो, ये माइनर गर्ल के बारे में बात कर रहा है। पिछला वाला जो सेक्शन था वो वुमेन के रिगार्डिंग था, उसमें माइनर भी हो सकते हैं, अडल्ट भी हो सकते हैं। लेकिन सेक्शन 366A ने स्पेसिफाई कर दिया है
कि क्राइम जो हो रहा है वो किसी माइनर गर्ल के अगेंस्ट हो रहा है। अब सेक्शन 366 ए क्या कह रहा है? कह रहा है बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर, कह रहा है कि कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से कैसे भी अगर किसी माइनर गर्ल को इंड्यूस करता है किसी जगह से जाने के लिए या फिर कोई एक्ट करने के लिए इस इंटेंशन से कि उसके अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल किया जाए या फिर उसको सिड्यूस किया जाए जिससे कि उसके अगेंस्ट इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट किया जा सके, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये वाला पर्सन सेक्शन 366 ए के तहत लायबल होगा 10 इयर्स की पनिशमेंट के लिए और साथ में उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 366 बी के बारे में। ये बात करता है गर्ल्स के बारे में जिनका इंपोर्टेशन होता है फॉरेन कंट्री से, यानी कि इंडिया के अंदर जो लड़कियां जो वुमेन फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट की जा रही हैं इलीगली, उसके बारे में डील कर रहा है सेक्शन 366 बी। अभी क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई भी पर्सन अगर इंपोर्ट करता है इंडिया में किसको, कोई भी लड़की जिसकी एज 21 ईयर से कम है, ठीक है, इस इंटेंशन से कि उस लड़की के अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर उसे सिड्यूस किया जाएगा इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है, या फिर जो पर्सन इस लड़की को इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में वो ये जान रहा है कि उस लड़की के अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर सिड्यूस किया जा सकता है फॉर अ इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो किसी वुमेन को जिसकी एज 21 ईयर से कम है इंडिया में इंपोर्ट करता है इस इंटेंशन के साथ, तो वो पर्सन पनिशेबल होगा कितने साल के लिए? अप टू 10 इयर्स और उसके साथ साथ उसको फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक है, देखो जो ये वाला सेक्शन है ना सेक्शन 366 ए और ये वाला सेक्शन 366 बी, ये दोनों ही आईपीसी के अंदर शुरुआत से नहीं थे, इन्हें 1923 के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 367 के बारे में। ये कह रहा है किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट और स्लेवरी। कह रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का किडनैप या अबडक्ट करता है इस इंटेंशन के साथ कि जिस पर्सन का उसने किडनैप किया है उस पर्सन को वो ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सके या फिर उसको अपना गुलाम बना सके। ठीक है, ये तो हेडिंग है जो सेक्शन 367 की कहती है। अब क्या रहा है सेक्शन 367 वो देख लेते हैं। कह रहा है whoever, कोई भी पर्सन चाहे मेल चाहे फीमेल किडनैप करता है या फिर अबडक्ट करता है किसी दूसरे पर्सन को इस इंटेंशन के साथ कि उस पर्सन के अगेंस्ट ग्रीवियस हर्ट कमिट किया जाएगा या फिर उसको गुलाम बनाया जाएगा या फिर अननेचुरल लस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किडनैप या अबडक्ट करता है उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए या फिर उसको गुलाम बनाने के लिए या फिर अननेचुरल लस्ट के लिए, तो वो पर्सन पनिशेबल होगा कितने साल के लिए? फॉर 10 इयर्स। ये मैक्सिमम सजा है 10 साल, मिनिमम नहीं है। ठीक है, और इसके साथ कोर्ट उस पर्सन के ऊपर फाइन भी कंपोज करेगा और वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट कितना फाइन इंपोज करता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 368 के बारे में। ये कह रहा है रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और अबडक्ट पर्सन। ठीक है, तो सेक्शन 368 कह रहा है whoever knowing that, कह रहा है कि कोई भी पर्सन ये जानते हुए कि जिस पर्सन को वो अपने पास कैद करके रख रहा है वो एक्चुअली में किडनैप किया गया है या फिर अबडक्ट किया गया है। तो अब इतने पोर्शन को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ए है और एक बी है। ए ने बी का किडनैपिंग किया, उसके बाद ए बी को किसी डी पर्सन के पास लेकर चला गया और बोला कि भाई देखो मैंने बी को किडनैप किया है और बोला कि कुछ दिन इसको अपने पास कैद करके रखो, एक कन्फाइन करके रखो। ठीक है, जिससे कि बी कहीं बाहर ना जा पाए और कोई ये पहचान ना पाए कि बी तुम्हारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे ए की तो पनिशमेंट तय है। ए ने बी को किडनैप किया है तो ए को पनिशमेंट मिलेगा जिस इंटेंशन से ए ने बी को किडनैप किया है। ठीक है, अब यहाँ पे डी के लिए क्या पनिशमेंट है? डी के लिए पनिशमेंट इस पैराग्राफ में दे रखी है। कहता है कि shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention
or knowledge or for the same purpose as that with or for which he conceals or detains such person in confinement। ठीक है, सीधा सीधा ये इतना कहना चाह रहा है कि मान लो अगर ए ने बी को किडनैप किया है फॉर रैंसम यानी कि सेक्शन 364A, तो फिर यहाँ पे डी के ऊपर भी सेक्शन 364A ही लगेगा और डी को भी सेक्शन 364A के तहत पनिश किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 368। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट सेक्शन की, जो है सेक्शन नंबर 369। अब सेक्शन नंबर 369 हमसे क्या कह रहा है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज करो एक ए है, एक बी है और एक मान लो कोई एक्स है। ठीक है, ए माइनर है। अब माइनर की एज हमें 10 साल से कम लिखनी है क्योंकि सेक्शन 369 में दे रखा है कि माइनर की एज 10 साल से कम होगी। तो हम मान लेते हैं कि ए की एज 6 साल है। ठीक है, और बी जो है हाउस ओनर है। ठीक है, और बी ए का फादर है। ठीक, ये दोनों कौन है वो क्लियर हो गया। अब देखो एक्स जो है सर्वेंट है जो बी के घर पे काम करता है। ठीक, अब बी ने ए के पास अपना एक महंगा मोबाइल फोन रख दिया। अब ये जो एक्स है इस मोबाइल फोन को चोरी करने के इंटेंशन से इस बच्चे को उठा के लेकर जाता है, तो यहाँ पे ये एक्स सेक्शन 369 के तहत लायबल माना जाएगा। ठीक है, देखो इस सेक्शन का समरी समझोगे आप तो समरी इतना सही है कि अगर कोई भी पर्सन कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी चोरी करने के इंटेंशन से किसी 10 साल से कम के बच्चे को अपने साथ ले जाता है तो वो पर्सन सेक्शन 369 के तहत लायबल माना जाएगा। और अगर वो पर्सन सेक्शन 369 के तहत लायबल माना जा रहा है ना, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी और कितनी, अप टू 7 ईयर्स, और उसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक।